लोकसभा चुनावों से जुड़े हर एक पहलू को पेश करने वाली एनडीटीवी की खास सीरीज चुनाव डी कोड। मैं हूं मनीष शर्मा। हर रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूं एक नया चुनावी हिसाब किताब लेकर, जिसमें आज आपके सामने राजस्थान की एससी यानी दलितों के लिए रिजर्व सीटों का सरल अंदाज में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि 4 एससी आरक्षित सीटों पर चुनाव दर चुनाव न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी मतदाताओं का किस दल की ओर और क्यों ज्यादा झुकाव रहा, दलित वोट बैंक में किस तरह का शिफ्ट आया है राजस्थान में और इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल 2024 लोकसभा चुनाव में दलितों का संभावित रुख क्या होने वाला है इन 4 सीटों पर। यह सब कुछ डीकोड होगा। सबसे पहले इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के जरिए आपको सरल अंदाज में पूरी चुनावी कहानी समझाएंगे। तो ये आरक्षित सीटें हैं राजस्थान में 4 लोकसभा सीटें: गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। चारों सीटों पर 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में वोटिंग हो जाएगी। अगली ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे और सीटें 2014-19 में दोनों जो सीटें थी बीजेपी ने जीती थी, और गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली, धौलपुर ये एससी आरक्षित सीटें हैं। तो चारों सीटों पर क्या प्रदर्शन रहा पिछले चुनाव में? भरतपुर में 62% वोट बीजेपी को मिले, गंगानगर में 62% वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस के खाते में दोनों सीटों पर 34% गए, बीकानेर में 60% मिला बीजेपी को, कांग्रेस के पास 36%, और करौली, धौलपुर में 53% बीजेपी के पास, 10% कम कांग्रेस के पास, और इस सीट पर 2.5% करीब करीब बसपा के खाते में भी गया था। और बीते 2 लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस है वो आप देख लीजिए। 2019 चारों लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, और 2014 में भी चारों लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। 55% से ज़्यादा वोट बैंक पहले चुनाव में था, और 59% यानी करीब 60% वोट शेयर इन सीटों पर बीजेपी ने कंसोलिडेट किया है, और 34% कांग्रेस के पास था, जो 36% के आसपास 2019 चुनाव में हुआ। ये हिसाब किताब है एससी दलित आबादी देख लीजिए आप। गंगानगर में 34% दलित हैं, राजस्थान में कुल 18% हैं, बीकानेर में 24%, और करौली, धौलपुर में 23% दलित हैं, भरतपुर में 22% दलित हैं। तो कोशिश करेंगे दोनों दलों के मेहमान हमारे साथ जुड़े। बीजेपी कांग्रेस से हुकुम मीणा हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के प्रवक्ता भी जल्द जुड़ेंगे। हुकुम जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सबसे बड़ा सवाल यही, 18% आबादी है राजस्थान में दलितों की, चारों अलग अलग सीटें हमने आपको दिखाई, 2 सीटों पर करीब 60% वोट शेयर पिछले चुनाव में बीजेपी के पास था। आप काफ़ी पीछे रहे, एक सीट थी सिर्फ करौली, धौलपुर अगर देखें तो वहाँ कॉन्टेस्ट देखने को मिला। पहले भी चुनाव में 2009 की अगर बात कर लें, आपको क्या लगता है इस बार क्या बदलाव आप करने जा रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ट्रैक रिकॉर्ड आपका खराब हो गया इन सीटों पर, आरक्षित एससी रिजर्व सीटों पर। नहीं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। अब की बार जो 2024 के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, इनमें हम चारों जो दलित सीट है, जो एससी की सीट है, वो भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि जो बीजेपी है वो हमेशा दलित पॉलिटिक्स खेलती है, दलितों के लिए कुछ करती है नहीं है। तो ये सारी चीजें दलितों को भी समझ में आ गई, और दलित एसटी एससी का तो वोट बैंक है, वो कोर वोट बैंक है कांग्रेस। नहीं, लेकिन हुकुम जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि कोर वोट बैंक है आपका, लेकिन अगर आप डेटा देखें, ग्राफिक्स के जरिए देखें, और सीटों को जो ट्रांसलेट हुआ है मतदान, अब आपका कोर वोट बैंक रहा नहीं है। इनफैक्ट बसपा भी उसको क्लेम नहीं कर सकती, और अंबेडकराइट भी ये नहीं कह सकते हैं, जो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी उतरी थी सिर्फ दलितों के नाम पे। अब कम से कम ये बात कांग्रेस नहीं कह सकती कि उसका दलित वोट बैंक उसका कोर वोट बैंक है। अब शिफ्ट हो चुका है बीजेपी की तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शिफ्ट हो चुका है। नहीं, आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं कहते हैं हुकुम जी। आप आंकड़े देख लीजिए, दोनों बार से लोकसभा सीटें उनके पास गई हैं। विधानसभा चुनाव 2023 का आपने लड़ा, आपकी सीटें दलित सीटें घट गई हैं। बीजेपी को 22 सीटें मिली हैं 34 सीटों में से। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि वो धर्म के आधार पर या जातिगत आधार पर लोगों को, मैंने कहा ना, एक दलित पॉलिटिक्स खेलती है वो सिर्फ।
तो उस वजह से कई लोगों को, जैसे भ्रम की राजनीति बीजेपी करती है, तो भ्रम में फंसा करके कुछ इधर उधर वोटर्स हो जाते हैं। लेकिन एसटी एससी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। और अब की बार जो सारी चीजें आपने 10 साल में ये बीजेपी सरकार का दिया है, इन्होंने जो दलितों के साथ अत्याचार किए हैं, इनके जो अमानवीय नेताओं ने दलितों के साथ इतने अत्याचार किए हैं, जिससे दलित समाज की, एससी समाज की, एसटी समाज की, यहाँ तक ओबीसी समाज की, सबकी आंखें खुल गई। और कांग्रेस का ही वोट बैंक है, लेकिन वो बीजेपी की रणनीति, खासतौर से मोदी जी की जो भ्रम की रणनीति है, जो जुमले, जो झूठ, इसके आधार पर लोगों को में जो भ्रम फैलाया जाता है। और जैसे कि कई लोग कहते भी हैं, इस पे मैं ज्यादा क्लियर ये भी नहीं हूं कि मैं सही हूं, ईवीएम का, जैसे ईवीएम के लिए ये बीजेपी इतना नहीं, ये कोई मतलब ये बहस ऐसे नहीं है, करती है ईवीएम को जैसे लेकर इनकी बहस जान नहीं है और ईवीएम होनी में भी नहीं अटकी हुई चाहिए। है। नहीं हुकुम जी, ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि बात दलित वोट बैंक की हो रही है, आप उसको ईवीएम पर लेके जा रहे हैं। और आपकी बात में बड़ा विरोधाभास भी लगा मुझे। पहले सवाल के जवाब में आपका, मैं बताता हूं, थोड़ा विरोधाभास इस लिहाज से कि आपने पहले कहा कि दलित वोट बैंक कांग्रेस का कोर वोट बैंक है। जब मैंने आपसे डेटा की बात की तो आपने कहा कि हो सकता है उनकी तरफ चला गया हो, क्योंकि वो भड़का लेते हैं, उनको भटका देते हैं। इतना आसान मतदाताओं को आप क्या उनके विवेक पर सवाल खड़े करना चाहती हैं? देश का मतदाता जो राजस्थान में अभी करीब 5.25 करोड़ वोटर्स, डेटा क्या आप मानते हैं कि हमेशा डेटा सही होते हैं? नहीं, डेटा बिल्कुल, मैं आपको आंकड़ों की सच्चाई इसलिए बता रहा हूं, चुनाव का डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है, ये मतदान का आंकड़ा है। ये क्या बात, आपको ये मालूम नहीं है कि लोकसभा की 4 सीटें आपके पास नहीं है? एक मिनट, देखो, आपको क्या ये बात नहीं मालूम है कि चारों लोकसभा की सीटें रिजर्व एससी की वो आपके पास नहीं है? ये झूठ डेटा है। 2014 में, 2019 में आप हारे चारों सीटों पर। 2019 का हम मान रहे हैं ना, 25 की 25 बीजेपी को ज्यादा वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ इन सीटों पर। पहले 55% था और अब करीब 58% है। लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, आप विधानसभा चुनाव पर आ जाइए। 2019 के बाद 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, 34 एससी रिजर्व सीटें हैं, 22 बीजेपी को मिली हैं, 11 आपको मिली हैं, करीब आधी सीटें। क्या ये डेटा झूठ कह रहा है? अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, अगर बात करें तो कुछ जो प्रत्याशी थे, एमएलए थे, उनके प्रति लोगों की एक धारणा थी, उनसे कुछ मतलब गुस्सा थे लोग, इसलिए वो सारी चीजें नहीं हो पाई। बाकी पार्टी से लोग आज भी खुश हैं और हमेशा खुश रहते हैं। ये जो खुशी है आपको मतदान के जरिए पता लगती है। चुनावी जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है किसी की पसंद और नापसंदी का चुनाव, और उस चुनाव में आप पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब साफ है, अब आप भले ही मानते रहें कि हमें दलित वोट बैंक पसंद कर रहे हैं, और जो ईवीएम की आप बात कर रहे थे, तो जिन 11 सीटों पर आप जीते, ऐसी सीटों पर वहां ईवीएम ठीक था, और जिन सीटों पर आप हार गए उन पर ईवीएम गड़बड़ है। ठीक है, आप बने रहेगा। राम कुमार वर्मा पूर्व सांसद हैं जी। हुकुम जी, लौटेंगे आपके पास, अब काफी समय लिया आपने, 9 मिनट हो चुके हैं। राम कुमार वर्मा जी हमारे साथ पूर्व सांसद है बीजेपी के। राम कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। पहले भी बैलेट पेपर से हुकुम जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। आप एकदम विषय से भटक रहे हैं, उसका भी जवाब आपके पास आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिन सीटों पर आप जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक होता है, और जिन पर हार जाते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ होता है। राम कुमार जी, बात आज एससी सीटों को डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं। 4 एससी लोकसभा सीटें राजस्थान में, चारों पर 10 साल से आपने कब्जा जमाया हुआ है। और हुकुम मीणा कांग्रेस की हमारे साथ, वो कह रही हैं कि जो 18% दलित आबादी है राजस्थान में, उसको भड़का देते हैं। आप जाति की राजनीति कर लेते हैं, उसको भटका के आप वोट ले लेते हैं, और इस बार चारों सीटें जीत जाएंगे, इनका ये कहना है। मनीष जी, बहन हुक्म में मीणा जी क्या कह रही हैं, मैं अब, क्योंकि इनको डेटा भी पसंद नहीं है, उनकी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानते, ये ईवीएम मशीन को भी सही नहीं मानते, रिजल्ट को भी सही नहीं मानते, तो ये मैं यूं कह सकता हूं कि जिस तरह के कांग्रेस के स्टेटमेंट आते हैं उन पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद में कांग्रेस ने देश के अंदर 55 साल तक शासन किया, और राजस्थान में भी काफी इन्होंने शासन किया, लेकिन जो कम से कम गरीब, वंचित और शोषित समाज है, उसका परसेंटेज इसलिए नहीं बढ़ा कि कहीं भ्रमित किया हो। भ्रमित तो इन लोगों ने किया जिसके कारण से परसेंटेज घटा, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं रही, हमारा एक ही उद्देश्य था, राष्ट्र सर्वोपरि, सुसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। तो मैं बहन से कहना चाहता हूं कि आपके जमाने में गरीब कल्याण की योजनाओं में
जो पैसा जाता था 85% दलाल और बीच में खाते थे, 15% धरातल पर। ये आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री बोल रहे। लेकिन 50 करोड़ से अधिक जो जनधन अकाउंट खुले उनसे डीबीटी के माध्यम से, और जो गरीब वर्ग को आवास योजना के तहत में गैस के चूल्हे, आपने देखा आयुष्मान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य का बीमा, बुनियादी सुविधाएं जिसके अंदर मकान है उनके लिए गैस है, इनके लिए साथ शौचालय है, साथ साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रीफाई किया। ये सारे गरीब कल्याण के कार्य, और 80 करोड़ लोगों को कोरोना की महामारी के बावजूद भी आज जो मिल रहा है उसमें मैक्सिमम गरीब कल्याण, जिसमें गरीब वर्ग है। बहन को मालूम होना चाहिए कि 25% गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया। ये गरीब कल्याण नेतृत्व में मैं समझता हूं कि आजादी के बाद में कांग्रेस ने गरीबों को गरीबी से दूर रखा। गरीबी का नारा जरूर दिखा, लेकिन मुख्य धारा से भटकाया, लटकाया, कभी संविधान का खतरा, कभी आरक्षण का खतरा बता करके। लेकिन आज ये वंचित और गरीब वर्ग, विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं बहन कि SC ST का वो वर्ग जिसके लिए उनके महापुरुषों से लेकर के सम्मान भी किया और धरातल में विकास के कार्य, बुनियादी सुविधाएं की। आपको बहन मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से गरीबों के जो मसीहा थे उनको कितना आपने उपेक्षित किया, तो आपको मालूम होना चाहिए। वो भारत रत्न प्राप्त करते, लेकिन 1990 के बाद में पंचतीर्थ बनाए, हजारों करोड़ दिए, बिरसा मुंडा को भी उन्होंने और गौरव दिवस बनाया। ये सारी कारण और गरीब का जो विकास हुआ है, आज आपने देखा इन्होंने 5 वर्ष, राजस्थान की मैं बात करता हूं तो 5 वर्ष के अंदर जो कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार, और विशेष रूप से जो महिला अत्याचार हुआ उसमें दलित समाज की महिलाओं का सबसे ज्यादा 35,000। आप तो महिला हैं, संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन आपने देखा 3 महीने के अंदर भाजपा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने, बहन हुक्म जी सुनिए, मैंने आपको सुना है, आप ये देखिए कितनेगा परसेंटेज बढ़ेगा, 25 में से 25 आएंगी, और अनुसूचित जाति की 4 सीटों का परसेंटेज बढ़ेगा और बच्चे मतों से वो विजयी होंगे। उसका कारण है कि उनके लिए आज जो गारंटी, उनके लिए जो मोदी जी ने जो गारंटी है, आपकी छोटी गारंटियां थी, SIT का गठन किया। आपको मालूम होना चाहिए 70 लाख 70 लाख युवाओं के अंदर गरीब वंचित वर्ग के थे जो मेहनत करते हैं, लेकिन आपने उनकी जिंदगियां खराब कर दी। उसके लिए भी और SOG का एक्शन अब होने लगा। 65 लोग अंदर गए। आपने RPST का जिस तरह का माहौल किया, कौन होगा उसमें सबसे ज्यादा है तो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको फायदा होने जा रहा है। आपने देखा महिला डेस्क के साथ में हमने वो एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई, लेकिन हमने रोमिया स्क्वाड को जो ठीक है, अब उसके तहत भी रामकुमार जी थोड़ा सब्जेक्ट तक हम लिमिटेड रहे। निश्चित रूप से सब्जेक्ट पर बोल रहा हूँ जी हाँ, मैं मानता हूँ दलितों से जुड़ा भी वो विषय है, लेकिन जो सीटें हैं आप जो बात कर रहे हैं उनकी मैं बात बता दूं। मोदी जी की विचारधारा की अगर बात करें तो उन्होंने एक बार कहा था, आपको पता होना चाहिए, जो टॉयलेट मोदी जी की विचारधारा है मेरा देश सर्वोपरि होगा, गरीब मेरा पेट भरने के लिए काम नहीं करते, उनकी इस विचारधारा के साथ कैसे कर सकते हैं? आपने देखा है आपके जमाने में कितने 4 करोड़ लोगों को आवास मिले, उसके अंदर 80% लोग कौन है? वो गरीब वर्ग के हैं, वंचित समाज है। राजस्थान में भी जो मिले हैं, जनता उनको सच नहीं मानेगी। रामकुमार जी, जनता जानती है। मैं कुछ भी बोल जाऊंगी, झूठ बोल जाऊंगी, उससे हुकुम जी ये सवाल जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं रामकुमार वर्मा, कि क्या वास्तव में मिला है जनता को, क्या नहीं मिला है। बढ़ रहा है और SC का परसेंटेज इस बार और भी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि उनका असली बुनियादी सुविधाएं जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में केंद्र ने और 3 महीने के अंदर जो एक्शन लिए हैं, बिल्कुल इस बात में जी आपने 5 वर्ष का जिस तरह का अत्याचार हुआ। ठीक है रामकुमार जी अत्याचार आपने खत्म कर ली अपनी बात, काफी समय मिल गया आपको। निश्चित रूप से दलित सेंट्रिक काफी आपने न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से भी आपने काफी आउटरीच करने की कोशिश की है। इस बात में कोई दो राय नहीं। दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए और उस आबादी को ध्यान में रखते हुए जो कभी कांग्रेस के पास था, आपने खासा उन पर जोर दिया है। और ये साफ तौर पे देखा भी जा सकता है, काफी जो कांग्रेसी नेता, अगर करौली धौलपुर सीट की बात कर लें, एक जमाने में खिलाड़ी लाल बैरवा वहां से सांसद चुने गए थे, वो बीजेपी में। हुकुम जी मेरा आप ही से सवाल है,
सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी भटका देती है लोगों को, बीजेपी भड़का लेती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और डेटा सच्चाई नहीं कहते हैं, जबकि डेटा ही सच्चाई कहते हैं, उसके सिवाय कुछ डेटा कोई अपने आप से प्रोड्यूस कर नहीं सकता है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर इन दलित सीटों की भी बात कर ले, हुकुम जी से मेरा सवाल है, 4 दलित सीट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक सीट करौली धौलपुर को ही ले लीजिए मसलन उदाहरण के तौर पर। 2009 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, दोबारा आपकी सरकार चुनी गई थी, यूपीए सरकार बनी थी, आप 10 साल सरकार में रहे, अब मोदी सरकार 10 साल से है। खिलाड़ी लाल बैरवा वहां से जीते थे, मनोज राजौरिया को उन्होंने हराया था, 6% अंतर था, 6% आपके प्रत्याशी को ज्यादा मिला, कांग्रेस उस सीट से विजयी रही, एक उदाहरण के तौर पर। अब जब 2019 में जब चुनाव हुआ, 10% बीजेपी ने अपनी और ज्यादा वोट बैंक कंसोलिडेट कर लिया, मनोज राजौरिया चुने जाते हैं सांसद। हालांकि सवाल होगा रामकुमार वर्मा से भी, उनका भी टिकट कट गया। अब वही खिलाड़ी लाल बैरवा 2009 में जो आपके साथ थे, जीत कर गए थे, अब बीजेपी में है और वोट कंसोलिडेट कर लिया बीजेपी ने 10% से ज्यादा उस सीट पर आपके मुकाबले। कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? ना सिर्फ आपके पास प्रत्याशी मजबूत हैं जो पहले चुनाव जीत कर गए, और आपके पास जो डेटा, मैं आपको जो बार बार आप डेटा पर सवाल खड़े कर रही हैं, मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा आपको बता रहा हूं, वो कंसोलिडेट हो गया। इसलिए खड़ा कर रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी किसानों की मौत हुई, वो डेटा गमन है, बेरोजगारी का डेटा गमन है। मैं करौली धौलपुर सीट की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर आप विषय से डाइग्रेस हो रही है। मैं करौली धौलपुर सीट की बात कर रहा हूं। 400 किसानों के बारे में बीजेपी के डेटाओं पर मैं विश्वास नहीं करती, इसलिए डेटा की मैंने बात की थी। अभी आप कह रहे हैं कि आप सीट कैसे जीतेंगे, हम सीट ऐसे जीतेंगे। करौली धौलपुर की आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं उसके लिए बता दूं कि हम सीट इस तरीके से जीतेंगे। आपको पता है कि जो दलितों के ऊपर अत्याचार किए, उसमें बीजेपी सरकार सबसे आगे है। दलितों पर कैसे? जरा आप एग्जांपल दीजिए, थोड़ा फैक्चुअल नैरेटिव रखिए। ये दलितों को मंदिर में जाने नहीं देते, इनकी सरकार में दलित मंदिर में नहीं घुस सकते। जरा उदाहरण दीजिए आप, तो हम जवाब लेंगे रामकुमार वर्मा से। 5 साल आपकी भी सरकार रही थी, मैं वो डेटा भी आपको दे सकता हूं जो एट्रोसिटीज में, अपराध में राजस्थान आगे पहुंच गया। दलितों के ऊपर किसने किया? भीमा कोरेगांव का जो कांड हुआ था, किसने किया? वो बीजेपी ने किया। दलितों के ऊपर भाजपा नेता ने जो पेशाब किया था, वो सबको पता है, वो किसने किया? बीजेपी ने किया। आपको गुजरात का जो ऊना कांड हुआ था, वो किसने किया? बीजेपी ने किया। यूपी के सहारनपुर कांड में थोड़ा राजस्थान की भी बात कर लीजिए, क्योंकि हम राजस्थान की सीटों का एनालिसिस कर रहे हैं। हुकुम जी, बेहतर हो आप राजस्थान की भी बात करें। आइसोलेटेड केसेस हैं, वो सवाल है बीजेपी पर, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन जो घटनाएं आप जिक्र कर रही हैं राजस्थान में, क्योंकि 5 साल आपकी सरकार रही थी, और जो एनसीआरबी का डेटा तो यही शो करता है, अपराध के मामले में राजस्थान आगे बढ़ा। ठीक है, आप बार बार विषय से भटक रही हैं। मेरे साथ कमल टांग जी भी मौजूद हैं, थोड़ा इलेक्शन की बात कर लेते हैं, वो समझते हैं इस बात को। राजस्थान इलेक्शन वॉच के कन्वीनर हैं कमल जी। 4 एससी की सीटें हैं। हुकुम जी जरा शांत हो जाइए, जरा कमल जी के पास भी बात कर लें, समय थोड़ा कम रहता है। कमल जी, मेरा सवाल आपसे यह है, 4 लोकसभा की एससी सीटें हैं, 34 विधानसभा में सीटें हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ अब एससी वोट बैंक मोटे तौर पर 10 साल में मोदी सरकार के आने के बाद शिफ्ट हुआ है, खासतौर पर राजस्थान में, जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस का और फिर बसपा का वोटर हुआ करता था? क्योंकि जो 4 सीटों के एनालिटिक्स हम दिखा रहे हैं, वो कमोबेश यही इशारा करते हैं कि बीजेपी ने काफी कंसोलिडेट किया इन सीटों पर। आपका क्या मानना? 18% आबादी है, 4 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास में है, और लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव 2023 में हुए, जहां पर 34 में से 22 पर बीजेपी ने कब्जा किया, 11 सीटों पर कांग्रेस सिमटी जो 2018 चुनाव में आगे थी। तो ये आपका जो आकलन और ये आंकड़े जो है, मतलब आंकड़े हैं आपके पास उसी किसी, और ये साफ बताते हैं कि बीजेपी ने इन समूहों के साथ बेहतर तालमेल बिठाया। और ये तालमेल बिठाने की ही बात है, क्योंकि कांग्रेस को तो परंपरागत ये वोट मिलते ही थे, और ये माना जाता था कि ये बीजेपी जो है वो अगड़ों की, यानी कि स्वर्ण जातियों की पार्टी है। इस वजह से दलित और आदिवासी समूह कांग्रेस से ही जुड़ा रहता था जी, और इसी का फायदा कांग्रेस को मिलता। लेकिन इसके बाद जैसा कि यही वाली बात है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप हर बिसात पर काम करते हैं। बीजेपी में उनके जो रणनीतिक करने वाले संगठन हैं, चाहे वो आरएसएस उसमें बड़ा अहम रखता है, उन्होंने उनके बीच में जाके काम करने का कोशिश करी और वो उसमें सफल रहे। देखिए, आज एक और बात है,
जहां दलित और आदिवासी छुआछूत भेदभाव से पीड़ित है, जो आज भी हैं कई जगह पर। लेकिन होता क्या है कि वहीं पर आप समाज के बीच में बैठ के उन्हीं से जुड़े हुए संगठन उनके साथ बैठ के रोटी खाते हैं, उनको साथ अपने मंदिर ले जाते हैं, उनके साथ कुएं में पानी भराने की बात को वो इकट्ठा करके करते हैं। व्यक्ति से तब जोड़ा जाता है जब उसके समाज से एक पारिवारिक या एक आंतरिक रिश्ता बनाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी इसमें बहुत ही खूबी तरीके से वो काम कर रही है। कांग्रेस के लिए था कि भाई हम तो आपके ही हैं, इसलिए आपसे क्या बात करनी, ठीक है, जो मिलना है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वो मिलता रहेगा। तो बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है, क्योंकि उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद उनके साथ जाके एक पारिवारिक संबंध को बनाना, एक उस माहौल को बनाना कि हम आपके साथ हैं, छुआछूत भेदभाव हो रहा है तो भी हम आपके साथ हैं, ये उनको फील कराना जी वास्तव में, वही उसके लिए पहुंचे या ना पहुंचे। तो यही बात उनको जोड़ रही है, इसलिए डे बाय डे ये सारे समूह जो हैं वो इनके साथ जुड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी तरीका है, रणनीति है किसी को साथ जोड़ने की, कि आप किसी को सम्मान से सिर्फ जी लगा के भी बोलते हैं तो वो आपके साथ हो जाता है। तो ये जो टेक्टिक्स है, ये अब कांग्रेस या कोई भी और पार्टी अगर ढंग से नहीं करती है तो नो डाउट वो बीजेपी, उनके पास एक रास्ता है, क्योंकि सम्मान सबको चाहिए। बिल्कुल, वो सम्मान चाहे दिखाने के लिए ही हो सर, यहाँ दिखाने और वास्तव में आएंगे अभी कई ऐसे चरित्र बताएंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग, आप दिखाने के लिए ही सम्मान करो, लेकिन अगर वो सम्मान करोगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और ये राजनीति है, और राजनीति में ये काम बीजेपी के जो दूसरे संगठन हैं वो बहुत बखूबी से कर रहे हैं, और इस वजह से बीजेपी को लाभ मिल रहा है। और बिल्कुल देश में जो राजनीति होती है, खासतौर पर चुनावी लोकतंत्र में कमल जी, वो चुनावों के इर्द गिर्द ही सिमटी होती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। असली मकसद होता है जीतना, और वो जीत और हार इस वक्त पे आंकड़ों में दिखाई पड़ रही, जिससे हुकुम जी इत्तेफाक नहीं रखती है कि इलेक्शन कमीशन का डेटा उनको झूठ लग रहा है। मेरा सवाल आपसे दूसरा एक और होगा कमल जी। काम कर रहा है तो मैं उन चीजों पे तो मैं विश्वास नहीं करती। कमल जी मेरा एक सवाल और है आपसे, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि लोकसभा सीटों की जब बात करते हैं 2014-2019 निश्चित रूप से वेव इलेक्शन थे, और अब 2024 में जब हम खड़े हैं, बीजेपी 400 का लक्ष्य पेश कर रही है, 370 का लक्ष्य पास कर रही है, और तीसरी बार 25 राजस्थान में। उससे जस्ट पहले हम अगर 4 महीने पहले जाएं, 2023 विधानसभा चुनाव होते हैं 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान उसमें शामिल थे, तेलंगाना शामिल था। 3 स्टेट्स की बात करें, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, बीजेपी यहाँ की 79 सीटों में से करीब 72%, 79 सीटें तीनों स्टेट्स में रिजर्व हैं एससीज के लिए, इनमें से करीब 72% सीटें बीजेपी जीत कर आती है। आपको लगता है कि रिफ्लेक्शन है, इंडिकेशन है लोकसभा चुनाव का भी? वो मैंने आपको जो पहले कहा उसमें साफ दिखता है, और ये रिफ्लेक्शन रहेगा, क्योंकि आपको कनेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए, जब नेता बोलता है तो जनता से कनेक्ट बनाता है, पार्टी बोलती है तो समाज से कनेक्ट बनाती है, और ये कनेक्टिंग बनाने का काम अलग अलग तरीके से चलता है। जैसे आप देखिए कि हनुमानगढ़ गंगानगर एक इलाका है जहां पर किसानों से कनेक्ट बनाना होता है, तो उसमें ज्यादा बेहतर रहते हैं कम्युनिस्ट साथी। वो बात उतना कनेक्ट बीजेपी नहीं बना पाती, इवन उनके संगठन भी नहीं बना पाते, क्योंकि किसानों पे काम नहीं करते ज्यादा। तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, कि जहां पर आप समाज से कनेक्ट बनाती है जो पार्टी, वो उसको उसका लाभ मिलता है, और ये लाभ आपको लोकसभा के अंदर भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन दिलचस्प बात यह कि किसान आंदोलन, किसानों से जुड़े मुद्दे लगातार थे, उसके बावजूद 2019 लोकसभा में गंगानगर सीट पर बीजेपी को 62% मतदान मिलता है। 2014 से इंप्रूवमेंट किया, और उसके वोट शेयर में अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो तक कनेक्ट बनाना, आप देखेंगे कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टीज अच्छा करती हैं, बेहतर करती, पर ऐसा नहीं है कि वो चुनावी जीत पाती। अब यहाँ पे दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। जब आप समाज से कनेक्ट बनाते हैं तो आप भले ही कह दो कि ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद वगैरह वगैरह ये सब चलता है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि वही हमारे साथी जो दलित आदिवासी हैं, उनको भी कोई आस्था है, और उस आस्था से जोड़ने में फिर बीजेपी अपना रास्ता निकाल लेती है। आस्था से रास्ता निकाल लेती है, बहुत सही बात कह रहे हैं कि आप काम नहीं करते, बिल्कुल आस्था से रास्ता। आखिरी सवाल मेरा राम कुमार जी आप ही से होगा, क्योंकि हुकुम जी काफी सवाल खड़े कर रही थी आप पर। मेरा सवाल ये राम कुमार जी, संक्षिप्त में आपसे, 4 एससी की सीटें हैं, ये पूरी हमारी आज की चर्चा उसी के इर्द गिर्द थी। 3 सीटों पर आपने टिकट काट दिए हैं, सवाल होगा क्यों? जनता जवाब चाहेगी इससे आपका। तीनों सीटों पर बड़ी सीटें थी, तीनों
4 में से अर्जुन राम मेघवाल का सीट आपने कायम रखा, 3 पर काट दिए, क्यों? मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि ये कांग्रेस के लिए कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी या परिवार की वंशवाद की नहीं है। हम पूरा का पूरा हमारे कार्यकर्ता को मौका देते हैं और जो कार्यकर्ता उस पैरामीटर्स में आता है उसको दिया है। ये काटी नहीं गई है, ये चेंज की गई है। महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हमने बढ़ाया है। उसके साथ साथ में एससी की जो सीट आपने देखी है कि किस तरह से हमने उनके अंदर हमारी बहनों को मौका दिया है, नए प्रत्याशी जो दिए हैं, और एक को हमने रखा। तो निश्चित है कि आज माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उनका व्यक्तित्व है, वो आइकॉन है। ठीक है, राजस्थान क्या के अंदर क्या भी टैली रहेगी 4 में से? 4 में से 4 आएंगी। परसेंटेज हमारा जो एससी का पहले आता था उससे अधिक आएंगे और राजस्थान में 25 आएंगी। मनीष जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, वो हमारे काम के लिए आएंगे। और इस तरह से भटकाना लटकाना, हालांकि कह रही थी कि इस बार वो भी बड़ी सेंधमारी कर देंगे आपके यहाँ और वो भी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, कमल जी और रामकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हुकुम जी आपका भी। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।